दोस्तों, इंडेक्स की तुलना में ईटीएफ जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से पॉपुलर हो रहे हैं, क्योंकि इंडेक्स फंड में जो एनएवी हमें मिलती है वो पर्टिकुलर किसी एक डेट में एक ही बार मिल सकती है। वहीं पर ईटीएफ की अगर हम लोग बात करें तो ईटीएफ में प्रत्येक सेकंड चूंकि प्राइस अप या फिर डाउन हो रहा है, तो हर एक सेकंड का प्राइस का वैल्यू आप ले सकते हैं। यानी जिस सेकंड पर आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करेंगे उसी सेकंड का प्राइस वैल्यू आपको मिल जाएगा। अब मान लीजिए किसी एक दिन में, इंट्राडे में, एक दिन में मार्केट मान लीजिए इस प्रकार से मूव की, ठीक है, यानी कि ये एक दिन का मैं चार्ट दिखा रहा हूँ, सिर्फ एक दिन का, ठीक है। एक दिन में जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, उसके बाद से मार्केट में तेजी से गिरावट देखने को मिला और फिर से मार्केट तेजी से ऊपर चढ़ते हुए 3:30 बजे इतने पर जाकर के क्लोज हुई। यानी कि अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते और इस मार्केट की गिरावट को देख करके, अगर 12 बजे से पहले इस भयंकर गिरावट को देख करके आप इन्वेस्टमेंट करते, तो चूंकि इंडेक्स फंड में एनएवी जो तय होगा जब मार्केट क्लोज हो जाएगा उसके बाद तय होगा, इस वजह से जो एनएवी होगा वो सुबह जब ओपन हुआ और जब शाम में ओपन हुआ तो बिल्कुल मार्केट फ्लैट था, ओवरऑल देखें तो कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो एनएवी आपको इस समय का मिलेगा जो कि आपको इस गिरावट का लाभ नहीं मिला। जबकि अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते और मान लीजिए इस टाइम पीरियड पर करते तो यहाँ पर जो एनएवी चलता वो एनएवी आपको मिलता है, यानी कि इस गिरे हुए मार्केट का आप लाभ उठा पाते ईटीएफ में, जो कि आप इंडेक्स फंड में नहीं उठा पाते हैं। इसीलिए ईटीएफ जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है क्योंकि यहाँ पर आपको सेम डे तो छोड़िए, उस पर्टिकुलर रियल टाइम का एनएवी मिल जाता है जिस टाइम में मार्केट में गिरावट हो रही होती है। और कई बार पैसिव फंड, इंडेक्स फंड में जब बात की जाती है तो सेम डे एनएवी भी नहीं मिल पाता। अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा कंजेशन है, बहुत ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट आ गया तो उस कंडीशन में 1-2 दिन बाद का एनएवी आपको देखने को मिलता है। तो इंडेक्स फंड की तुलना में फ्लैक्सिबिलिटी जो है एनएवी को लेकर के और इन्वेस्टमेंट टाइम को लेकर के वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ईटीएफ इंडेक्स फंड की तुलना में ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से आप यहाँ से रिटर्न तो अच्छा कमा पाते हैं, लेकिन जब आप पैसे रिडीम करने जाते हैं तो वहाँ पर समस्या आने लगती है और इसकी वजह से आपको भयंकर लॉस देखने को मिल जाता है। अंत तक जरूर जुड़े रहेगा, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है ईटीएफ के बारे में। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ईटीएफ के बेसिक्स के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो मेक श्योर कि इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा ईटीएफ के बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि जो ईटीएफ है वो किसी एक्सचेंज पर ट्रेड हो रहा होगा। अब एक्सचेंज पर ट्रेड होने का मतलब कि ये मान लीजिए एक रिटेल इन्वेस्टर है और दूसरा रिटेल इन्वेस्टर ये है, ठीक है, ये R1 ये R2, पहला रिटेल इन्वेस्टर और दूसरा रिटेल इन्वेस्टर। अब मान लीजिए ये कोई ईटीएफ खरीदना चाहता है तो जब बेचने वाला अवेलेबल होगा तभी ये खरीद सकता है। और इसी का ठीक रिवर्स, अगर ये मान लीजिए कोई ईटीएफ बेचना चाहता है यानी पैसे रिडीम करना चाहता है ईटीएफ से, तो जब कोई खरीदने वाला होगा तभी इसे ये खरीद सकता है। इसके लिए ज़रूरी ये है कि मार्केट में जो एक्सचेंज है वहाँ पर जो बायर है और जो सेलर है दोनों अवेलेबल हैं, तभी दोनों मीट करेंगे और ईटीएफ का एक्सचेंज हो सकता है। इसके ठीक उलट अगर हम लोग इंडेक्स फंड की बात करें तो वो पर्टिकुलर किसी एक एएमसी के द्वारा हैंडल किया जाता है, यानी कि वहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर है तो वहाँ पर उसे बायर खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर वो अपने इंडेक्स फंड को सेल करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो एएमसी है उसके बीच में एक्सचेंज हो रहा होता है, यानी कि आप जो यूनिट रिडीम करेंगे तो एएमसी को आप यूनिट बेचेंगे और एएमसी आपको उस दिन के एनएवी के हिसाब से पैसा दे देती है। तो यहाँ पर एएमसी जो है वो इन्वॉल्व होती है, वहीं पर ईटीएफ में 2 रिटेल इन्वेस्टर इन्वॉल्व होते हैं ईटीएफ को बेचने या फिर खरीदने के लिए। तो ईटीएफ के कंडीशन में जो वॉल्यूम होता है वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है। वॉल्यूम हमें ये बताता है कि पर्टिकुलर किसी एक दिन में कितने लोग खरीदने वाले हैं और कितने लोग बेचने वाले हैं। जब तक वॉल्यूम नहीं रहेगा तो चाहकर भी आप अपने ईटीएफ को नहीं बेच पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट किया, 10 साल आपका ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हुए हो गया, तो इन 10 साल के बाद जब आप पैसा निकालने जाएंगे तो नो डाउट उस ईटीएफ का जो प्राइस चल रहा होगा उसके हिसाब से आपको बढ़ा हुआ पैसा तो दिखेगा, लेकिन आप चाहकर भी उस पैसे को नहीं निकाल पाएंगे अगर पर्टिकुलर उस डेट पर जिस डेट में आप ईटीएफ को बेचना चाहते हैं, अपने पैसे निकालना चाहते हैं, उस डेट में मान लीजिए वॉल्यूम ही नहीं रहा, मतलब कि ईटीएफ कोई खरीदने वाला है ही नहीं, तो आप बेच ही नहीं पाएंगे क्योंकि एएमसी का तो इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर किसी दूसरे रिटेल इन्वेस्टर के द्वारा ही आपका ईटीएफ खरीदा जाएगा। तो उस कंडीशन में मान लीजिए कोई खरीदार नहीं अवेलेबल है तो आप ईटीएफ को चाहकर भी बेच नहीं पाएंगे, भले ही आपका 10 साल का इन्वेस्टमेंट हो चुका है पर्टिकुलर इस ईटीएफ में, आपका अच्छा खासा कॉर्पस भी हो चुका होगा, लेकिन आप इसे नहीं बेच पाएंगे अगर कोई खरीदार उपस्थित नहीं है। तो दोस्तों, मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाहता हूं उसको समझने के लिए मैं यहां पर आपको एक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर के आया हूं। आप अपने स्क्रीन पर देखिए NSEindia.com, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज
कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें हमें ETF के बारे में देखना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सर्च बार है, यहाँ पर मैं ETF लिखता हूँ, ठीक है, ETF, ठीक है, ETF लिखते हैं तो यहाँ पर कुछ सर्च रिजल्ट्स आते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन होंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है ETF इन लाइव मार्केट। अभी चूंकि मार्केट ओपन है, 3:30 बजे तक मार्केट ओपन रहेगा, तो लाइव मार्केट में कौन कौन से ETF अवेलेबल हैं इसके बारे में इस पर क्लिक करके आप जानकारी देख सकते हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं, अब आप देखिए लाइव ETF का मार्केट आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहां पर हमें कुछ बेसिक डिटेल के बारे में बात करनी है, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं वॉल्यूम के बारे में, ठीक है। ये देखिए, ये लाइव मार्केट आपके सामने ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ तो ये प्रत्येक ETF का एक कोड दिया गया रहता है, ये वो कोड है, और वो ETF किस एसेट को अंडरलाइन करता है। जैसे कि ETF क्या होता है, पर्टिकुलर इंडेक्स फंड ही होते हैं। तो जैसे अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का ETF देखेंगे तो वो निफ्टी 50 बीज के नाम से जाना जाएगा। बीज का मतलब जैसे यहाँ पर लिखा रहता है BEES, इस प्रकार से लिखा रहता है। तो इस BE का मतलब होता है बेंचमार्क, और E का मतलब होता है एक्सचेंज, और S का मतलब होता है सिस्टम, यानी बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ, देखिए यहाँ पर हमें ये वॉल्यूम बताता है, ये वॉल्यूम बताता है कि पर्टिकुलर इस ETF में, ये जो ETF है इसमें कितना वॉल्यूम है, यानी एक दिन में कितने लोग खरीद रहे हैं और कितने लोग बेच रहे हैं। तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इनका जो वॉल्यूम है वो 82 लाख के आसपास है। यानी कि यहाँ पर जब भी आप यहाँ इस मार्केट में पैसा डालेंगे, इस ETF में पैसा डालेंगे, तो आपका कभी भी वॉल्यूम को लेकर के टेंशन नहीं होगा। कहने का मतलब कि ये हमेशा खरीदार और बेचने वाले यहाँ पर उपस्थित होंगे, तो कभी भी आप मार्केट में अपने ETF को बेचना चाहें तो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी प्रकार से अगर आप देखिए ये हैंगसेक इंडेक्स का है, इसके बाद से ये निफ्टी IT इंडेक्स का है, ये निफ्टी IT TRI का है, ये देखिए निफ्टी मेटल इंडेक्स का है। इसी प्रकार से अगर मैं नीचे आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप अपने स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, देखिए ये निफ्टी 50 का आप इंडेक्स देख पा रहे होंगे, और इसका ये सिंबल है, यानी कि पर्टिकुलर किसी एक AMC का ये स्टॉक हो सकता है। तो इसका अगर मैं वॉल्यूम आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप वॉल्यूम देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक का आपको अलग अलग, जिसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसका आपको वॉल्यूम देखना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर आपको वॉल्यूम को लो पर सेट कर देता हूँ तो आप अपने स्क्रीन पर देखिए, ये देखिए ये निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स है, और इसका वॉल्यूम आप देखिए कोई भी वॉल्यूम नहीं है, यानी कि यहाँ पर ना तो कोई खरीदने वाला है ना तो कोई बेचने वाला है। इसी प्रकार से अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, देखिए ये निफ्टी 50 है और इसका कोड ये है, ये कोड है, और ये कोड पर जब मैं क्लिक करता हूँ, अभी मैं दिखाऊंगा, तो यहाँ पर वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम मात्र 29 है, यानी 29 लोग ही खरीदने और बेचने वाले उपस्थित हैं। अब मान लीजिए आप बहुत सालों से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आप यहाँ पर बेचना चाहते हैं, तो क्या आप इसे बेच पाएंगे? नहीं बेच पाएंगे। क्यों नहीं बेच पाएंगे? क्योंकि कोई खरीदार ही उपस्थित नहीं होगा। अगर मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखाने की कोशिश करूँ, देखिएगा यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये है इन्वेस्को इंडिया का निफ्टी एक्सचेंज। अब यहाँ पर देखिए इन्वेस्को इंडिया निफ्टी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, और इसका कोड ये है, ठीक है। ये इन्वेस्को इंडिया का ETF है जो कि निफ्टी 50 को ट्रैक कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर आपको इनका ट्रेडेड वॉल्यूम दिखाऊं तो देखिए ट्रेडेड वॉल्यूम जो है वो सिर्फ और सिर्फ 0.01 करोड़ है, 0.01 करोड़ है। और इनका अगर मैं टोटल बाई क्वांटिटी दिखाऊं तो सिर्फ 1100 है, और सेल क्वांटिटी जो है वो सिर्फ 6011 है। जबकि जो टोटल मीट होंगे, मतलब कि खरीदार और जो बेचने वाले हैं, जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो वो टोटल वॉल्यूम में काउंट होता है, और टोटल वॉल्यूम जो है इनका बहुत कम है, बहुत ज़्यादा ही कम है। इस वजह से जब भी आप इस प्रकार के ETF से निकलना चाहेंगे तो हो सकता है कि आपको निकलने का मौका ना मिले। अगर मैं आपको और दिखाना चाहूँ जैसे ग्रो के एप्लीकेशन पर इसी इन्वेस्को इंडिया निफ्टी ETF के बारे में, तो आप इनका परफॉर्मेंस देखिए, इनका ट्रेड वॉल्यूम मात्र 29 है। आज की डेट में लाइव ये मार्केट चल रहा है, और देख लीजिए टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम जो आ रहा था 0.01 करोड़, वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो टोटल वॉल्यूम ही जब 29 है, यानी कि ना तो आपको खरीदार मिलेंगे ना बेचने वाले मिलेंगे। तो इस कंडीशन में ऐसे ETF से आपको बच करके रहना चाहिए। साथ ही साथ अगर मैं आपको निपॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 बीज दिखाऊं तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इनका लाइव डेटा मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, और इनकी वॉल्यूम आप देख सकते हैं। इनका जो वॉल्यूम है वो 9,34,910 है, और ट्रेडेड वॉल्यूम जो करोड़ में है वो 27.33 करोड़ है। यानी कि यहाँ पर आपको अच्छे खासे खरीदने वाले और अच्छे खासे बेचने वाले दोनों अवेलेबल मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये
जो बिड प्राइस है, यानी ये खरीदने वालों के लिए प्राइस है। यहाँ पर टोटल क्वांटिटी आप देख पा रहे होंगे, यानी इतने रेट पर इतने क्वांटिटी कोई खरीदना चाहता है। तो जैसे ही प्राइस अप डाउन होते होते इतने रेट पर आएगा तो उसका ये जो यूनिट है वो ऑटोमेटिक खरीद करके उसके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और इतने यूनिट का जो भी प्राइस होगा वो पेमेंट हो जाएगा। इस प्रकार से ये चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको देखना है कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर ETF में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका क्या क्या चीज़ आपको देखना चाहिए, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप उसका डेली का वॉल्यूम देखिए कि कितना डेली वहाँ पर खरीदने वाले और बेचने वाले अवेलेबल हैं या नहीं, क्योंकि जब आप मार्केट से निकलना चाहेंगे तो कोई खरीदने वाला नहीं रहेगा तो आप मार्केट से नहीं निकल पाएंगे। ये नॉर्मल म्यूचुअल फंड की तरह नहीं होता है, यहाँ पर जब तक खरीदार नहीं मिलेगा तब तक आप बेच नहीं पाएंगे। टोटल आपको ट्रेडेड वॉल्यूम भी देखनी है। इसके बाद से आपको क्या देखना है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपको इसका एवीएम देखना है। एवीएम यानी टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो कि 32,713 करोड़ का है। जितना एवीएम ज़्यादा होगा उतना ही लिक्विडिटी आपके लिए अच्छी होगी। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि जब आप मार्केट से निकलना चाहें तो कोई खरीदार मिल जाए, यानी कि आप पैसे जो यूनिट्स है उसको क्या करें, लिक्विड कर पाएँ, यानी पैसे में कन्वर्ट कर पाएँ। तो जितना एवीएम ज़्यादा होगा उतना ही वहाँ पर वॉल्यूम अच्छी होगी और जितना वॉल्यूम अच्छा होगा उतना आपके लिए लिक्विडिटी का ऑप्शन मिलेगा। अब मान लीजिए कि आप मार्केट से निकलना चाहते हैं 10 साल बाद और उस समय कोई खरीदार नहीं है, तो मजबूरी में जो मैंने आपको बिड प्राइस दिखाया, यानी कि जो आप अपना रेट खुद तय करते हैं कि किस रेट पर आप बेचना चाहते हैं, तो जो उस समय का NAV चल रहा होगा, मान लीजिए कि उस NAV पर कोई खरीदार मिल नहीं रहा है, तो मजबूरी में आपको 2 रुपया 3 रुपया कम करके NAV डालना होगा ताकि कोई लालच में आकर के खरीदे। तो उस कंडीशन में आपका 2 रुपया 3 रुपया घटाने की वजह से आपका कितना % रिटर्न में कमी आ जाएगा, वो आप उस समय चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एवीएम देखना है कि टोटल एवीएम कितना है, और उसके बाद से उसका वॉल्यूम देखना है, ट्रेडेड वॉल्यूम देखना है, डेली का कितना यहाँ पर ट्रेड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जैसे मैं इस फंड के बारे में बताऊँ, जैसे निपॉन इंडिया का ये निफ्टी 50 ETF है, तो ये 2001 में लॉन्च हुआ था। 2001 में लॉन्च हुआ था। इसको काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है और यही रीज़न है कि इसका एवीएम बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। अब ये एवीएम तय कैसे होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, कोई भी ETF जो होता है, ETF का जो नंबर ऑफ यूनिट होता है वो घट या फिर बढ़ नहीं सकता है। जिस प्रकार से शेयर मार्केट में IPO के माध्यम से स्टॉक्स को लॉन्च किया जाता है, उसी प्रकार से ETF को म्यूचुअल फंड में NFO के माध्यम से लॉन्च किया जाता है। NFO का मतलब होता है न्यू फंड ऑफरिंग। अब ये होता कैसे, इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। जैसे जो ETF होता है पर्टिकुलर किसी एक इंडेक्स फंड का ही रिप्लिकेशन होता है, यानी उसी को वो कॉपी कर रहा होता है। यानी ये तय है कि किसी भी AMC का आप ETF लेंगे वो पर्टिकुलर किसी एक इंडेक्स को ही फॉलो करेगा। तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि AMC के द्वारा पहले एक NFO लॉन्च किया जाता है जिसमें यह बताया जाएगा कि कौन से इंडेक्स को हम फॉलो करने वाले हैं, और उसके बाद से फंड रेज करने के लिए आपको 10 दिन 15 दिन का समय दिया जाता है, जिसमें जो बेस प्राइस होता है वो 10 रुपया रखा जाता है NFO का प्राइस, ठीक है। अब ये 10 रुपया के हिसाब से आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए कोई 1 लाख पैसा इन्वेस्ट किया, तो 1 लाख में 10 से डिवाइड कर देंगे तो उसको कितना टोटल ETF अलॉट हो जाएगा, उसको अलॉट हो जाएगा 10,000 ETF अलॉट हो जाएगा, ठीक है। तो बेस प्राइस हमेशा 10 रुपये फिक्स किया जाता है पर्टिकुलर किसी एक ETF का या फिर पर्टिकुलर किसी एक म्यूचुअल फंड का, ठीक है। यहाँ पर 10 रुपये प्राइस के हिसाब से 1 लाख इन्वेस्ट करने पर उसको 10,000 ETF अलॉट हो चुके हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जितने भी पैसे इन्वेस्टमेंट होंगे NFO के तौर पर, लोग जितना भी पैसा डालेंगे उसके हिसाब से टोटल नंबर ऑफ जो यूनिट होगा वो फिक्स हो जाएगा, उतना ही वो यूनिट होगा वो एक्सचेंज पर ट्रांसफ़र हो जाता है उस AMC के द्वारा। कहने का मतलब कि ये जो डेटा रहेगा वो अब एक्सचेंज मैनेज करेगी, जबकि एक्टिव इनकम और इंडेक्स फंड का डेटा जो है वो AMC मैनेज करती है। यानी उसके खरीदने और बेचने में चूंकि AMC का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन ETF के खरीदने और बेचने में AMC का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो सिर्फ एक्सचेंज पर हो सकता है पर्टिकुलर किसी दूसरे रिटेल इन्वेस्टर के साथ। इसलिए जो ETF होता है उसका डेटा एक्सचेंज मैनेज करती है, ना कि AMC, ठीक है। यानी कि इसके यूनिट ना तो घटेंगे ना तो बढ़ेंगे, जितने एक्सचेंज के पास चले गए NFO के तौर पर उतने ही यूनिट फिक्स हो जाते हैं। जबकि नॉर्मल इंडेक्स फंड या फिर नॉर्मल जो एक्टिव फंड होते हैं उसमें यूनिट की संख्या घट या फिर बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि अगर पैसे लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा। जो भी इनका पोर्टफोलियो होगा उसके हिसाब से एक्टिव फंड में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा और ज़्यादा यूनिट वहाँ पर अलॉट किया जाएगा। लेकिन एक्सचेंज के कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। जो एक बार तय हो गया वो तय हो गया। जैसे कि जब किसी कंपनी का पब्लिक डोमेन में IPO के माध्यम से शेयर लॉन्च किया जाता है तो
पहले से फिक्स होता है कि हम इतना शेयर यहाँ पर पब्लिक डोमेन में रखेंगे और उतने ही शेयर का आप ट्रेड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने 1 लाख शेयर पब्लिक डोमेन में निकाला तो आप 5 लाख को ट्रेड करने लगे, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जितना अवेलेबल होगा उतना ही तो ट्रेड किया जा सकता है। इसी प्रकार से जो ETF होता है वो भी जितना फिक्स हो गया स्टार्टिंग में उतना ही को ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये AUM बढ़ता कैसे है, देखिए AUM कैसे बढ़ेगा, तो जैसे ये मान लीजिए निफ्टी 50 का इंडेक्स है, तो निफ्टी 50 में टोटल 50 कंपनी होगी, टोटल 50 कंपनी होगी और इस 50 कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट किया गया है। अब इस 50 कंपनी के जैसे जैसे परफॉर्मेंस अच्छे आएंगे तो जाहिर सी बात है उनके स्टॉक के प्राइस बढ़ेंगे, और जैसे जैसे स्टॉक के प्राइस बढ़ेंगे वैसे वैसे जो इनका AUM है वो भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि AUM क्या है, टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट, जितना पहले स्टार्टिंग में तय किया गया था और उसके हिसाब से जो पोर्टफोलियो बनाया गया था, जितने यूनिट स्टॉक्स लिए गए थे, उस स्टॉक का प्राइस भी तो डेली बेसिस पर बढ़ रहा है। इसी वजह से ये AUM का साइज जो है डेली बेसिस पर बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा AUM होगा उतना हमारे लिए बेहतर ऑप्शन होता है। ठीक है, इसके बाद से आपको क्या देखना होता है, इसके बाद से आपको देखना होता है एक्सपेंस रेशियो, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि आप कम फीस दे करके ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। अब जैसे ये निफ्टी 50 का इंडेक्स है, निफ्टी 50 के ही ETF में अगर आप देखेंगे तो इसी कैटेगरी के सेम ETF में एक्सपेंस रेशियो आपको ज़्यादा मिलेगा। तो आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, सबसे पहले AUM देखना है, ये देखना है ये AUM जितना ज़्यादा हो उतना हमारे लिए बेहतर है, एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो उतना हमारे लिए बेहतर है। इसके बाद से आपको देखना है कि उसका वॉल्यूम कितना आ रहा है डेली बेसिस पर, वॉल्यूम जितना ज़्यादा हो उतना हमारे लिए बेहतर है, टोटल ट्रेड वॉल्यूम जितना ज़्यादा हो उतना हमारे लिए बेहतर है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके ही आपको ETF में एंट्री लेनी चाहिए। और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, क्या इसके ड्रॉबैक्स होते हैं और क्या बेनिफिट्स होते हैं ETF में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डिटेल में बताया गया है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।